friends, I hope you all are doing good. Today I am going to teach you about the biography of Alfred Adler. He was an Austrian psychiatrist and psychotherapist, and also he was a founder of individual psychology. So now let's discuss more about the life of Alfred Adler without any delay. So first we have in 1870 Alfred Adler born to a successful merchant and reared in a suburb of Vienna. He was second of 6 children. His childhood was difficult and अनहैप्पी. ही सफ़र्ड फ्रॉम रिकेट्स. 1870 में एल्फ्रेड एडलर जो है वाइना में उनकी बर्थ हुई और वहीं पे जो है उनकी रेयरिंग भी हुई. देवर टोटल 6 सिबलिंग्स जिनमें ये सेकंड नंबर पे थे. इनका जो अगर हम चाइल्डहुड की बात करें कि इनका चाइल्डहुड जो है वो किस तरह का गुजरा, तो इनका जो चाइल्डहुड है वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट और अनहैप्पी इस तरह से था कि इनको जो है वो बचपन में चाइल्डहुड में जो है वो एक डिजीज़ लग गई थी जिसको कहा जाता है रिकेट्स. ही वॉज डायग्नोज्ड विद रिकेट्स. रिकेट्स क्या है? ड्यू टू अ डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी इन चिल्ड्रन, इंडिविजुअल जो है वो रिकेट्स को फेस करता है, जिसमें क्या होता है कि उसकी जो बोन्स हैं वो सॉफ्ट हो जाती हैं. सो एल्फ्रेड एडलर जो है क्योंकि ये रिकेट्स को फेस कर रहे थे ड्यूरिंग हिज चाइल्डहुड, जिसके रिज़ल्ट में इनकी जो स्किल्स थी, इनकी जो मोटर एक्टिविटी थी, इनके जो मोटर एक्शन से इनकी जो मूवमेंट थी वो प्रॉपरली वो नहीं कर पाते थे ड्यू टू रिकेट्स. ही वॉज क्लमसी एंड ऑकवर्ड जस्ट बिकॉज ऑफ रिकेट्स. So initially his parents pampered him, but when his younger brother was born, he sensed that his mother transferred her attention to him, but his father favored him and expected great things from him. So initially अगर हम बात करें तो अल्फ्रेड एडलर को जो उनके पेरेंट्स हैं उनकी जो रेयरिंग है वो इस तरह से हुई थी, वो कम्प्लीटली पेरेंट्स पे डिपेंड करते थे. और फिर जब उनके छोटे भाई की बर्थ हुई तो उसके बाद उनको ये फील हुआ कि उनकी जो मदर की अटेंशन है वो उनसे डाइवर्ट होकर जो है वो उनके छोटे भाई को ज़्यादा मिलना शुरू हो गई है. क्योंकि ये रिकेट्स को फेस कर रहे थे तो इनके जो पेरेंट्स थे वो ज़्यादा अटेंशन जो है वो इनको देते थे, लेकिन जब इनके यंगर ब्रदर की बर्थ हुई तो उसके बाद इन्होंने ये सेंस किया, इन्होंने ये फील किया कि उनकी जो मदर की अटेंशन है, जो लव है, अफेक्शन है, वो इन पे थोड़ा हो गया है और जो इनके यंगर ब्रदर हैं उनसे जो मदर की अफेक्शन है वो बढ़ गई है. लेकिन जो उनके फादर थे वो हमेशा इनको फेवर करते थे और इनसे जो है ये एक्सपेक्ट करते थे कि ये बड़े होकर कुछ ना कुछ करके दिखाएंगे. देन एट द एज ऑफ 3 ही सॉ हिज यंगर ब्रदर डाई इन द नेक्स्ट बेड एंड ही अफ्रेड ऑफ डेथ. एट द एज ऑफ 3 इन्होंने जो है वो अपने यंगर ब्रदर को डाई होते हुए देखा, जिसके बाद से इनके अंदर जो है वो डेथ का एक फेयर जो है वो आ गया. उसके बाद से ये कहा जाता है कि ये जो है वो 2 दफ़ा वाइना की जो स्ट्रीट्स हैं वहाँ पे दौड़ते हुए भी नज़र आए ड्यू टू द फेयर ऑफ डेथ. At the age of 4, he diagnosed with pneumonia and later he found his interest in becoming a doctor. फिर क्या हुआ कि at the age of 4 इनको जो है वो न्यूमोनिया डायग्नोस हुआ. पहले इनको रिकेट्स था, फिर जो है इनके अंदर डेथ का फेयर जो है वो हो गया. उसके बाद जो है जब वो 4 इयर्स के हुए तो उनको जो है वो न्यूमोनिया डायग्नोस हुआ और उसके बाद से उनके अंदर जो डेथ का फेयर था वो और ज़्यादा बढ़ गया. और फिर जब इनका मेडिकल ट्रीटमेंट चल रहा था तो उन्होंने उस मेडिकल ट्रीटमेंट के दौरान ही ये फाउंड किया कि आई हैव टू बिकमिंग आ डॉक्टर. उनको ये फील हुआ कि उनका जो इंटरेस्ट है या उनको जो अपना कैरियर परस्यू करना चाहिए वो डॉक्टर की फील्ड में या इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन जो है उनको अपना कैरियर परस्यू करना चाहिए. एट स्कूल ही वॉज एन एवरेज स्टूडेंट. स्कूल में ये एक एवरेज स्टूडेंट थे, कोई ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं थे. इनके टीचर ने जो है इनके फादर को ये तक सजेस्ट किया कि इनको जो है स्कूल से निकाल कर शू मेकर वाले की शॉप पे जो है वो इनको वहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया जाए,
क्योंकि ये जो है स्कूल में कोई इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करते, इनको रिकेट्स है, इनको निमोनिया है, तो इनको पढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो इनको जो है आप शू मेकर की शॉप पे जो है वो ट्रांसफ़र कर दो। Nevertheless, he rose to a superior position in school, especially in mathematics, which he originally had the greatest difficulty. इसके बावजूद इन्होंने जो है वो स्कूल में बहुत अच्छा परफॉर्म किया, स्पेशली इन द सब्जेक्ट ऑफ मैथमेटिक्स, जिसमें इनको इनिशियली बहुत ज़्यादा मुश्किल होती थी, लेकिन अब जो है वो मैथमेटिक्स में बहुत अच्छा परफॉर्म करके दिखाते हैं। इनकी वीक फिज़िक इन चाइल्डहुड जो है वो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स और स्ट्राइविंग फॉर सुपीरियरिटी, ये जो दो कॉन्सेप्ट्स हैं, ये अल्फ्रेड एडलर की जो थ्योरी है उसमें इन्होंने इन्हीं कॉन्सेप्ट्स पे बात की है। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि किस तरह से ये जो इन्होंने थ्योरी दी थी, जिसमें इन्होंने इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स और स्ट्राइविंग फॉर सुपीरियरिटी का कॉन्सेप्ट दिया था, वो किस तरह से इनके माइंड में आया। सो दैट्स हाउ इनके माइंड में ये आइडिया आया था, क्योंकि ये फिज़िकली चाइल्डहुड में बहुत ज़्यादा वीक थे, इनको जो है वो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता था, और फिर जो है ये अपने आप को जो है वो पावरफुल बनाने के लिए स्ट्राइविंग फॉर सुपीरियरिटी का जो कॉन्सेप्ट है इस तरह से इनके माइंड में आया, और आहिस्ता आहिस्ता इस पे जो है वो थ्योरी इन्होंने प्रपोज की। His sensitivity about being the second son was reflected in his interest in the family constellation and ordinal position of birth. इसके अलावा अल्फ्रेड एडलर ने अपनी थ्योरी में इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, स्ट्राइविंग फॉर सुपीरियरिटी और बर्थ ऑर्डर की भी बात की है। इन्होंने बताया है कि किस तरह से एक फैमिली में सिबलिंग्स में जो बर्थ ऑर्डर होता है इंडिविजुअल का, वो कैसे आपकी पर्सनैलिटी को, आपकी डेवलपमेंट को इम्पैक्ट कर रहा होता है। सो ये आइडिया कैसे आया इनको, तो ये हम देख सकते हैं कि किस तरह से वो सेकंड बॉर्न थे अपनी फैमिली में, अपनी सिबलिंग्स में, और उनको जो है वो अपने यंगर ब्रदर से जो है वो जेलसी होती थी, तो जिसकी वजह से इनके माइंड में जो है वो बर्थ ऑर्डर का कॉन्सेप्ट आया। यहाँ पे जो फैमिली कॉन्स्टलेशन जो टर्म यूज़ की गई है, इट रेफर्स टू द बर्थ ऑर्डर कि एक फैमिली में एक इंडिविजुअल का बर्थ ऑर्डर जो है वो क्या है, या एक इंडिविजुअल की अपनी फैमिली में जो है वो क्या पोजीशन है। नेक्स्ट अगर हम देखें, सो नेक्स्ट हमारे पास है एडलर स्टडीड मेडिसिन एट द यूनिवर्सिटी ऑफ वाइना वेयर फ्राइड हैड रिसीव्ड हिज मेडिकल ट्रेनिंग। अल्फ्रेड एडलर ने जो है वो मेडिसिन में अपना कैरियर परस्यू किया, मेडिसिन को जो है स्टडी किया एट द यूनिवर्सिटी ऑफ वाइना, जहाँ पे फ्राइड भी मेडिकल ट्रेनिंग रिसीव कर रहे थे। उसी सेम यूनिवर्सिटी में अल्फ्रेड एडलर ने जो है वो एडमिशन लिया, जहाँ पे फ्राइड जो है वो मेडिकल ट्रेनिंग रिसीव कर रहे थे। अल्फ्रेड एडलर जो है वो आई स्पेशलिस्ट के लिए ट्रेन हो रहे थे, और वो एक जनरल प्रैक्टिशनर जो है वो बनना चाहते थे, और इसके अलावा इन्होंने जो है वो न्यूरोलॉजी और साइकेट्री को प्रैक्टिस किया था अल्फ्रेड एडलर ने। In 1902 he was invited by Freud to join a group for weekly discussions on psychoanalysis. फिर 1902 में फ्राइड ने अल्फ्रेड एडलर को जो है वो एक ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इनवाइट किया। उस ग्रुप में क्या होता था, साइको एनालिसिस पे जो है वो डिस्कशन की जाती थी। सो फ्राइड ने जो है अल्फ्रेड एडलर को इनवाइट किया, और आहिस्ता आहिस्ता ये जो ग्रुप है वो ग्रो होता गया, डेवलप होता गया, और वो वाइना साइको एनालिटिक सोसाइटी बन गया, जिसमें एडलर जो है वो फर्स्ट प्रेसिडेंट बने थे, और यही वाइना साइको एनालिटिक सोसाइटी जो है वो लेटर ऑन इंटरनेशनल साइको एनालिटिक एसोसिएशन बन गई, जिसके फर्स्ट प्रेसिडेंट जो है वो अल्फ्रेड एडलर थे। अच्छा, यहाँ पे एक और बात ये कि अल्फ्रेड एडलर जो है ना ही फ्राइड के पास अपनी साइको एनालिसिस करवाने के लिए जाते थे, ना ही अल्फ्रेड एडलर जो है वो फ्राइड के स्टूडेंट थे। अल्फ्रेड एडलर को जो है साइको एनालिसिस में इंटरेस्ट था, इस वजह से जो है वो उन डिस्कशंस को जो कि साइको एनालिसिस पर वीकली बेसिस पे होती थी उसको ज्वाइन करते थे। By 1911, Adler was invited to state his position to the society. 1911 में एडलर को जो है वो इनवाइट किया गया कि वो सोसाइटी को अपनी पोजीशन के बारे में बताएं, और उन्होंने अपनी पोजीशन के बारे में बताया, लेकिन उनके जो व्यूज़ थे वो डिनाउंस्ड थे।
उनके जो व्यूज़ थे, जो उन्होंने अपनी उस वक्त जो सोसाइटी में अपनी पोजीशन को वो बता रहे थे, स्टेट कर रहे थे, उस वक्त जो अपने व्यूज़ शेयर कर रहे थे सोसाइटी के लोगों के साथ, तो उनके व्यूज़ को क्रिटिसाइज़ किया गया, उनके व्यूज़ को कॉन्डेम किया गया, जिसके रिज़ल्ट में उन्होंने जो है वो रिज़ाइन किया और इसके साथ साथ उस सोसाइटी के 1/3 मेंबर्स भी जो है उनके साथ लेफ़्ट कर गए। फिर एडलर ने जो है वो अपना एक ग्रुप बनाया और उस ग्रुप ने जो है बहुत सारे फॉलोअर्स को अट्रैक्ट किया। जो फॉलोअर्स उनके साथ उस सोसाइटी को छोड़ गए थे, उन्होंने भी एडलर के इस न्यू ग्रुप को ज्वाइन किया। इसके बाद अल्फ्रेड एडलर ने जो है ऑस्ट्रियन आर्मी में सर्व किया ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 1। आफ्टरवर्ड he assisted the government in establishing child guidance clinics in Vienna. Although he and Freud both practiced in Vienna, but they did not associate with each other. दोनों जो है वो वाइना में ही जो यूनिवर्सिटी थी उसमें प्रैक्टिस कर रहे थे, लेकिन एक दूसरे के साथ कोई एसोसिएशन इनकी नहीं थी। अल्फ्रेड एडलर के फ्राइड के साथ जो रिलेशंस थे वो ख़राब होना स्टार्ट हो गए थे। क्यों? क्योंकि इन्होंने जो है वो अपने व्यूज़ प्रेजेंट किए, ये जो है वो साइको एनालिसिस से डिसएग्री करने लग गए थे और इन्होंने जो है वो अपना एक स्कूल ऑफ इंडिविजुअल साइकोलॉजी जो है वो उस पर काम करना स्टार्ट कर दिया था। और जब सोसाइटी में इनको अपनी पोजीशन स्टेट करने को कहा गया तो वहाँ पे उन्होंने अपने व्यूज़ शेयर किए जो कि साइको एनालिसिस से डिसएग्री कर रहे थे, जिसकी वजह से उनके व्यूज़ को सोसाइटी के लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया, कॉन्डेम किया और फिर अल्फ्रेड एडलर ने वहाँ से रिज़ाइन कर दिया और ऐसे अल्फ्रेड एडलर के फ्राइड के साथ जो रिलेशन थे वो ख़राब हो गए। बट अपार्ट फ्रॉम दैट एडलर एंड फ्राइड बोथ प्रैक्टिस्ड इन द सेम यूनिवर्सिटी बट दे वर नॉट एसोसिएट विद ईच अदर। नेक्स्ट वी हैव अल्फ्रेड एडलर ने उसके बाद जो है वो यूएस को विज़िट किया और फ्रीक्वेंटली यूएस को विज़िट करने लग गए और फिर 1935 में उन्होंने वहाँ आकर रहना शुरू कर दिया। वहाँ पे उन्होंने अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस जो वो कर रहे थे उसको कंटिन्यू रखा और मेडिकल साइकोलॉजी के प्रोफेसर की जो पोजीशन है उन्होंने लॉन्ग आइलैंड कॉलेज ऑफ मेडिसिन में वहाँ पे एक्सेप्ट की और लॉन्ग आइलैंड कॉलेज ऑफ मेडिसिन में वो मेडिकल साइकोलॉजी के प्रोफेसर बन के लेक्चर्स देना स्टार्ट कर दिए उन्होंने। He died suddenly in 1937 of a heart attack while on a lecture tour in Scotland. He was 67. So this is all about the biography of Alfred Adler. I hope you learned something new from this lecture. If you have any question, you may ask me in the comment section. Thank you so much and Allah Hafiz.